नमस्कार दोस्तों, 28 जून 1914 रिवोल्यूशनरी ग्रुप यंग बोस्निया के एक मेंबर ने आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कर दी। फ्रांज फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगरी का उत्तराधिकारी था जिसने कई साल पहले बोस्निया हर्ज़गोविना पर कब्जा कर लिया था और यंग बोस्निया अपने रीजन पर ऑस्ट्रिया हंगरी के रूल्स को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही सर्बियन नेशनलिस्ट की मदद से रिवॉल्यूशन के लिए काफी सारे वेपन्स एक्वायर कर लिया था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने इस कनेक्शन का पता लगाया और एसेसिनेशन के ठीक एक महीने बाद सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दी, जिसके कारण ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 1 में बदल गया, जिसमें लगभग 20 मिलियन यानी 2 करोड़ सोल्जर्स और सिविलियन मारे गए थे। कौन था ये आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड? इसी एक आदमी के वजह से वर्ल्ड वॉर जैसे सिचुएशन कैसे खड़ी हो गई, जिसके कारण इतना बड़ा नरसंहार हुआ था। आइए जानते हैं वर्ल्ड वॉर 1 की एक्चुअल हिस्ट्री के बारे में आज के इस वीडियो में। The outbreak of the First World War. अगर हमारे वीडियो से आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है आप तक अच्छे से अच्छे वीडियो पहुंचाने के लिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड के बारे में। फ्रांज फर्डिनेंड आर्चड्यूक चार्ल्स लुइस के सबसे बड़े बेटे थे और चार्ल्स लुइस एम्परर फ्रांज जोसेफ के भाई थे। फ्रांज जोसेफ ऑस्ट्रिया के सम्राट और हंगरी के राजा थे। उसने अपने एम्पायर को डुअल मोनार्ची में डिवाइड किया, जिसमें ऑस्ट्रिया एंड हंगरी इक्वल पार्टनर के रूप में थे। साल 1889 में फ्रांज जोसेफ के बारिश आर्चड्यूक रुडोल्फ की मृत्यु हो जाती है और फ्रांज फर्डिनेंड को उनके पिता चार्ल्स लुइस के बाद एस्ट्रो हंगरियन का बारिश बना दिया जाता है। और चार्ल्स लुइस, जिनकी मृत्यु साल 1896 में हो गई थी, लेकिन 1890s के दशक में फ्रांज फर्डिनेंड की खराब हेल्थ के कारण उनके छोटे भाई ओटो के सक्सेस होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी मानी जाती थी, जिससे फ्रांज फर्डिनेंड को शर्मिंदा होना पड़ा था। मीनवाइल फ्रांज फर्डिनेंड सोफी से मैरिज करने की इच्छा ने उन्हें एम्परर एंड कोर्ट के साथ शार्प कॉन्फ्लिक्ट में डाल दिया। सोफी चोटोक की काउंटेस, जो एक लेडी इन वेटिंग थी, मतलब एक दासी थी, अपने फ्यूचर चिल्ड्रंस को सिंहासन के अधिकारों को त्यागने के बाद ही साल 1900 में एम्परर एंड कोर्ट से इस मैरिज को परमिशन दी गई। इन फॉरेन अफेयर्स उन्होंने जर्मनी के साथ अलायंस को खतरे में डाले बिना एस्ट्रो रशियन अंडरस्टैंडिंग को रिस्टोर करने की कोशिश की। एट होम उन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और यूनिटी के बारे में सोचा, जिससे उनकी सियासत और भी मजबूत हो जाती और हंगरी में दूसरे नेशनलिस्ट के मुकाबले मग्यार्स कमजोर हो जाती। उनके प्लान इस रियलाइजेशन पर बेस था कि पूरे पॉपुलेशन के एक सेक्शन द्वारा अपनाई गई कोई भी नेशनलिस्टिक पॉलिसी मल्टीनेशनल हब्सबर्ग एम्पायर को खतरे में डाल देगी। फ्रांज जोसेफ के साथ उनके रिलेशनशिप सम्राट पर उनके कंटिन्यूअस प्रेशर के कारण खराब हो गए थे, जिन्होंने अपने लेटर ईयर्स में मामले को खुद की देखभाल के लिए छोड़ दिया था, लेकिन अपने प्रोरोगेटिव के साथ किसी भी इंटरफेरेंस पर नाराज भी हुए थे। साल 1906 के बाद से मिलिट्री मैटर में फ्रांज फर्डिनेंड का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ गया और साल 1913 में वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ आर्मी बन गए। 28 जून 1914 को फ्रांज फर्डिनेंड अपनी वाइफ सोफी के साथ बोस्निया हर्ज़गोविना के एस्ट्रो हंगरियन में थे। वो वहाँ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंपीरियल आर्मी के रूप में थे। उस वक्त बाल्कन की पॉलिटिक्स टर्बुलेंट थी और नेबरिंग किंगडम ऑफ सर्बिया बोस्निया पर कब्जा करना चाहता था। इसके अलावा इस इंपीरियल विजिट और हब्सबर्ग आर्मी फोर्स का 100 के लिए चुनी गई डेट 28 जून 1914 थी। ये तारीख जो सर्बियन हिस्ट्री में एक ब्लैक डे था, क्योंकि इसी 28 जून को साल 1389 में कोसोवो की लड़ाई में सर्बिया पर टर्किश की विक्ट्री का एनिवर्सरी थी। इससे सर्बियन नेशनलिस्ट के बीच गुस्से की आग और भड़क गई और उसी टाइम ये रॉयल कपल एक ओपन टॉप कार में थ्रू सराइवो ट्रैवल कर रहे थे और वो इस बात से अनजान थे कि कोई उनका एसेसिनेट करने वाला है। जैसे एक टर्निंग पर गाड़ी स्लो हुआ, तब अचानक से एक 19 साल का लड़का गैब्रिएलो प्रिंसेप मौके का फायदा उठाते हुए उनके कार के तरफ आया और उसने फ्रांज फर्डिनेंड और सोफी दोनों को गोली मार दी। एसेसिनेशन के बाद पूरे ऑस्ट्रिया हंगरी में प्रोटेस्ट एंड राइट्स होने लगे और एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने इस मर्डर की साजिश रचने वाले देश सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर की। ऑस्ट्रिया हंगरी को जर्मनी एंड इटली का सपोर्ट मिला और इस ट्रिपल अलायंस को सर्बिया के सपोर्ट में ट्रिपल एंटिटी रहे देश रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया। ये मोमेंटम पूरी तरह से अनस्टॉपेबल हो गया, जिससे इतिहास का डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट में से एक वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 को लेके कुछ ऐसा बात है जिस पर लोग इसके खत्म होने के बाद से ही डिबेट कर रहे हैं। हालांकि इसका कोई एक आंसर नहीं है, लेकिन वॉर इतना बड़े होने का एक रीजन है
अलायंसेस यानी गठबंधन का एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क जो यूरोपियन नेशंस ने वॉर के पहले के दशकों में एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के खिलाफ बनाया था। इन अलायंसेस ने यूरोप में पावर को बैलेंस किया, जिससे कुछ लोग होप कर रहे थे कि एक्चुअल में ये वॉर रुक जाएगा। फिर भी कई कंट्रीज के लिए अलायंसेस ने उन्हें ऐसा महसूस कराया है कि उनके पास बढ़ते इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में ज्वाइन करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। और ये अलायंसेस वर्ल्ड वॉर 1 से पहले के हैं। बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 में 2 मेन फैक्शन थे, द सेंट्रल पावर जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया एंड द ऑटोमन एम्पायर शामिल थे, और द एलिस जिसे मित्र राष्ट्र कहते हैं, जिनमें फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान और बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल थे। इटली को छोड़कर जिसने बाद में अपना साइड स्विच कर लिया, इनमें से ज्यादातर अलायंसेस की रूट्स वार से पहले से ही थी। वर्ल्ड वॉर 1 के 2 कैंप्स के पीछे बहुत सारी दुश्मनी साल 1870 के फ्रैंको प्रशियन वार से जुड़ी हुई है, जिसमें जर्मन स्टेट्स प्रशिया के नेतृत्व में कॉन्टिनेंट्स पर डोमिनेट करने की अटेम्प्ट को फेल कर दिया था। वॉर के बाद पर्शिया और दूसरे जर्मन स्टेट मिलकर जर्मन एम्पायर को बनाया और पड़ोसी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ गठबंधन कर लिया। साल 1882 में इटली का न्यूली यूनिफाइड स्टेट ट्रिपल अलायंस बनाकर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी में शामिल हो गया। द नेशनल वर्ल्ड वॉर 1 म्यूजियम एंड मेमोरियल में आर्काइव एंड द एडवर्ड जोन्स रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर जोनाथन कैसे कहते हैं, फ्रांस जर्मनी के अगेंस्ट में कोई पावरफुल नेशन की सपोर्ट की तलाश में था। साल 1890 के दशक में फ्रांस ने रशिया के साथ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री अलायंस बनाया और इस अलायंस से जर्मनी का ईस्टर्न बॉर्डर को काफी खतरा था। फ्रांस और रशिया दोनों ने धीरे धीरे फ्रांस के हिस्टोरिक राइवल ग्रेट ब्रिटेन के साथ अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश किया, रिजल्टिंग इन तीनों नेशंस के बीच ट्रिपल एंटिटी हुआ। यह एंटिटी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक मिलिट्री अलायंस नहीं था, इसने यूरोप में कंपेटिंग कैंप्स एस्टेब्लिश करने में मदद की। अल्बानी यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री प्रोफेसर रिचर्ड फोगाटी कहते हैं, यह अलायंस सिस्टम बेसिकली कलेक्टिव सिक्योरिटी बनाने का कोशिश था, लेकिन इसका मतलब यह था कि इसने एक ऐसे सिस्टम को रिप्लेस कर दिया जिसमें कई सारे स्टेट एक दूसरे के साथ इंडिविजुअल रूप से कम्पीट करते थे। एक ऐसे सिस्टम के साथ जिसमें अल्टीमेटली 2 मेजर अलायंस एक दूसरे के साथ कम्पीट करते थे, और ये सिस्टम वॉर के लिए मंच सेट किया। तो सवाल ये उठ रहा है, युद्ध के दौरान ये अलायंस कैसे चले? आइए जानते हैं। आर्चडुक फ्रांस फर्डिनेंड के एसेसिनेशन के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को लिस्ट ऑफ डिमांड इशू किया। सर्बिया ये जानते हुए कि वो एक फेलो स्लाविक स्टेट के रूप में रशिया से सपोर्ट की उम्मीद कर सकता है, उसने कुछ डिमांड मानने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी के साथ कंफर्म किया कि अगर वो वार डिक्लेयर करता है तो उससे उसका सपोर्ट मिलेगा, और रशिया भी फ्रांस के साथ ऐसा ही किया। और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर की, और अगले कुछ ही दिनों में जर्मनी ने रशिया और फ्रांस पर वॉर डिक्लेयर की, ब्रिटेन ने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर की, और ऑस्ट्रिया हंगरी ने रशिया पर वॉर डिक्लेयर की। ब्रिटेन ने वॉर में एंटर होने के लिए जो जस्टिफिकेशन दिया, उसका फ्रांस और रशिया के साथ उसके ट्रिपल एंटिटी से कोई लेना देना नहीं था। ये रिलेटेड था 1839 की बहुत पुरानी ट्रीटी ऑफ लंदन से, जिसे फर्स्ट ट्रीटी ऑफ लंदन भी कहा जाता है, जिसके हिसाब से बेल्जियम को हमेशा एक न्यूट्रल स्टेट होना चाहिए। जब ब्रिटेन ने वॉर में एंटर किया तो उसने आर्गू किया कि जर्मनी ने बेल्जियम पर अटैक करके इस ट्रीटी का वायलेट किया है। इस तरह अगले 4 सालों में बहुत सारे कंट्रीज वॉर में शामिल हुए। एंड ऑफ अगस्त 1914 में जापान अलायंस में शामिल हो गया। इन नवंबर ऑटोमन एम्पायर सेंट्रल पावर को ज्वाइन हो गया। नेक्स्ट ईयर इटली भी वार में शामिल हुआ, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। और साल 1917 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी अलायंस में शामिल हो गया। इन द ईयर 1919 ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जिसने युद्ध समाप्ति की टर्म तय की और पूरे वर्ल्ड वॉर 1 कॉन्फ्लिक्ट की ज्यादातर ब्लेम जर्मनी पर डाल दी। बट द रियलिटी इज, इतने सारे कंट्रीज वॉर में क्यों शामिल हुए थे, इस बात को समझना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और तब से लोग इस बात पर डिबेट कर रहे हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से इतने सारे कंट्रीज वॉर में शामिल क्यों हुए थे का जवाब क्या होना चाहिए, हमें नीचे कमेंट में बताइए। और जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ। नमस्कार।